इंडियन एजुकेशनल थिंकर्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज हम पढ़ेंगे श्री अरविंदो घोष के बारे में। अब उनके एजुकेशनल फिलोसॉफी देखें तो कंपेयर टू अदर एजुकेशनल फिलोसोफर उनकी एजुकेशनल फिलोसॉफी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। तो वो कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा कम करने के लिए हम उनकी पास्ट हिस्ट्री, उनके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है वो देखेंगे तो चीज़ें हमारे लिए थोड़ी सी ईजी हो जाए। ठीक है, अगर किसी की भी फिलोसॉफी समझनी हो तो उसके जो पास्ट एक्सपीरियंस होती है ना, वो जो एक्सपीरियंस होते हैं उसी के बेस पे उसकी लाइफ की फिलोसॉफी। और अगर हम एजुकेशनल थिंकर्स की बात करें तो उनकी जो एजुकेशनल फिलोसॉफी कहीं ना कहीं उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस से बेस होगी। तो वो सारी चीज़ें समझेंगे तो हम इजीली जो इनकी एजुकेशनल फिलोसॉफी है, उन्होंने टू नेगेशंस की जो बात कही है, उन्होंने सुप्रामेंटल लेवल की बात की है, उन्होंने थ्री ट्रांसफॉर्मेशन की बात की, उन्होंने इंटीग्रल एजुकेशन की भी बात की। तो वो सारी चीज़ों से हम इजीली रिलेट कर पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज क्लास, पूरा डिटेल में समझेंगे। ओके, आज की क्लास का ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज की क्लास में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो पहले तो अरविंदो घोष के बारे में जानेंगे, उसके बाद उन्होंने टू नगेशंस की जो बात की थी, दो निषेध की उन्होंने बात की थी, तो वो क्या थे वो समझेंगे। ठीक है, देन मीनिंग ऑफ ट्रू एजुकेशन अकॉर्डिंग टू अरविंदो क्या होता है, देन एम्स है, प्रिंसिपल्स है, करिकुलम्स है, ठीक है, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचर, स्कूल किस टाइप का होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू अरविंदो क्या है वो समझेंगे। इंटीग्रल एजुकेशन का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था वो पूरा डिटेल में हम समझेंगे, बिकॉज ये आपको थ्योरी एग्जाम में भी पूछा जाता है, राइट। उसके बाद रिलीजियस एजुकेशन और नेशनल एजुकेशन के बारे में उनके क्या थॉट्स थे, उनके विचार क्या थे वो समझेंगे। फाइनली ऑरवेलो आश्रम जो पुडुचेरी में है उसके बारे में भी देखेंगे, और पब्लिकेशंस ऑफ अरविंदो घोष जो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर में आपको स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। सो पहली स्लाइड देखते हैं और अरविंदो जी के बारे में जानते हैं। श्री अरविंदो घोष, उनका जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1872 में कोलकाता में उनका जन्म हुआ था, और उनकी डेथ हुई थी 1950 को। ठीक है, ही वॉज इंडियन योगी, वो एक इंडियन योगी थे, फिलोसोफर थे, पोएट थे और जर्नलिस्ट भी थे। वो वंदे मातरम जो मैगजीन थे उसमें आर्टिकल लिखा करते थे। ठीक है, हिज फादर wanted his three sons to join Indian civil services। उनके जो पिता थे कृष्णदून घोष, वो खुद डॉक्टर थे, और उनके जो तीन बेटे थे उनकी इच्छा थी कि उनके तीनों के तीनों बेटे इंडियन सिविल सर्विसेज ज्वाइन करें। अब हर पेरेंट की कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए इच्छा होती है, तो उनके उनके जो फादर थे उनकी भी इच्छा थी कि उसके तीनों जो बेटे हैं वो इंडियन सिविल सर्विसेज ज्वाइन करें। इसीलिए उन्होंने तीनों को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा था, क्योंकि तब माना जाता था कि वहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है। ठीक है, अब पहले जो उनके बेटे थे वो लिटरेचर के फील्ड में आगे बढ़ गए, उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज ज्वाइन नहीं किया। जो उनके सेकंड चाइल्ड थे, सेकंड बेटे थे, उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम था वो क्लियर नहीं कर पाए। और श्री अरविंदो घोष थे, उन्होंने मेंस का एग्जाम तो क्लियर कर लिया, 1890 में उन्होंने आईसीएस का एग्जाम क्लियर कर लिया इंडियन सिविल सर्विसेज का। 250 कॉम्पिटिटर्स थे, उन्होंने उनका 11th रैंक आया था। ठीक है, बट वो मेंस का एग्जाम तो क्लियर कर लिया, बट उनकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम तब हॉर्स राइडिंग की टेस्ट हुआ करती थी, तब उसमें उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, बिकॉज उनको वहाँ पे इंक्लिनेशन कम था, उनको वो चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। उसके पिताजी ने बोला था इसलिए वो कर तो रहे थे, बट समवेयर उनको वो चीज़ में इंटरेस्ट नहीं हो रहा था, तो उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। ठीक है, और आगे क्या होता है, उसके बाद जो हमारे बड़ौदा के जो किंग थे, बड़ौदा के राजा थे, वो इंग्लैंड जाते हैं। ठीक है, तब किसी ने उन दोनों की मुलाकात करवाई, श्री अरविंदो घोष की और बड़ौदा के राजा की मुलाकात करवाई। और जब अरविंदो घोष वापस इंडिया आते हैं तो उन्होंने कहाँ पे, व्हेन ही केम बैक टू इंडिया ज्वाइन कॉलेज एज वाइस प्रिंसिपल इन बड़ौदा, उन्होंने बड़ौदा में कॉलेज ज्वाइन किया। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट भी ज्वाइन किया। क्लियर हो गया यहाँ तक उनकी जो पास्ट हिस्ट्री, उनकी पास्ट लाइफ के बारे में हम जान रहे हैं। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, एज एन एक्सट्रीमिस्ट ही स्टार्टेड राइटिंग आर्टिकल्स इन हिंदू प्रकाश, उन्होंने हिंदू प्रकाश में आर्टिकल स्टार्ट किया। ठीक है, अब जब इंडियन हमारी जो मूवमेंट चल रही थी, अंग्रेज हमारे देश के ऊपर राज कर रहे थे, तब तीन थे, एक तो मॉडरेट थे, एक रेवोल्यूशनरी थे और एक्सट्रीमिस्ट थे। जो श्री अरविंदो घोष थे वो एक्सट्रीमिस्ट थे, और उन्होंने आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दिया था। वो उनका जॉब तो चल रहा था, बट साथ साथ उन्होंने आर्टिकल्स लिखने भी शुरू कर दिए थे देश के लिए। ठीक है, अब उसके आगे की स्टोरी क्या है, अब आगे क्या हुआ कि 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी, उनका जो एक फेमस केस हुआ था, वो क्या कर रहे थे,
दे बोथ वर रेवोल्यूशनरी। वो मैजिस्ट्रेट किंग फोर्ड्स को मार देना चाहते थे, बट हुआ क्या कि वो जिस कार्ट में थे, वो जिस व्हीकल में थे किंग्स फोर्ड, बाय एक्सीडेंट वो व्हीकल को उड़ाने के बजाय वो दूसरे व्हीकल को उड़ा देते, खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी, और उसमें 2 अंग्रेज महिलाएं थी। अब होता क्या है कि खुदीराम बोस और जो प्रफुल्ला चाकी थे उन दोनों को तो अरेस्ट किया, बट उसके साथ श्री अरविंदो घोष को भी अरेस्ट कर दिया था। ठीक है, ये देख रहे हैं। ही वॉज अरेस्टेड इन वन केस, ट्रायल लास्टेड फॉर 1 year। ड्यूरिंग दैट टाइम ही वॉज इन अलीपुर जेल। वो अलीपुर जेल में थे। वो जो मैंने अभी आपको केस बताया, वो उसकी ट्रायल 1 साल तक चली। उसके बाद वो बाइज्जत बरी भी हो गए, बट 1 साल तक वो जेल में रहे। ठीक है, अब जो 1 साल में जो उनकी लाइफ में पूरा 360 डिग्री चेंज आ गया। ठीक है, उनकी लाइफ पूरी टर्न हो गई। वो नेशनलिस्ट से वो पूरी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर वो टर्न हो गई। अब उनके अपने शब्दों में अगर मैं कोट करूं, it is a fact that I was hearing constantly the voice of Vivekananda speaking to me for a fortnight in jail in my solitary meditation and I felt his presence। ठीक है, उन्होंने बोला कि मुझे जो विवेकानंद उनके साक्षात्कार हो रहे थे, और वही उनके लिए टर्निंग पॉइंट हो गया। वो उनकी लाइफ जो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर वो उसी साइड पे टर्न हो गई। अब कहीं ना कहीं उनकी एजुकेशनल फिलोसॉफी अगर हम देखें, तो जैसे विवेकानंद की जो एजुकेशनल फिलोसॉफी थी वो कहीं ना कहीं वेदांता से इन्फ्लुएंस थी, तो वैसे ही उनकी भी जो एजुकेशनल फिलोसॉफी है श्री अरविंदो की, पहले तो वो यूरोप रहे। ठीक है, वहाँ पे रहे तो जो वेस्टर्न कंट्री, ठीक है, वेस्टर्न और ईस्टर्न कंट्री का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं उनके एजुकेशनल फिलोसॉफी पे झलक रहा है, जैसे श्री विवेकानंद का झलक रहा था। ठीक है, तो नाउ वी कैन इजीली रिलेट कि उनको वो स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक लाइफ, जो 2 निषेध के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, तो वो किस तरह से उनकी लाइफ, उनकी जो फिलोसॉफी में वो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सारी चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे। सो मूविंग अहेड, जो 2 नगेशंस की उन्होंने बात की, 2 निषेध के बारे में बात की, तो वो क्या 2 निषेध थे? तो एक तो थे मटीरियलिस्टिक अप्रोच और दूसरा था असेटिक अप्रोच। मटीरियलिस्टिक दैट मीन्स भौतिकवादी अप्रोच, और असेटिक अप्रोच मीन्स आध्यात्मिक तपस्वी जो दृष्टिकोण होता है वो होता है। राइट, अब मटीरियलिस्टिक अप्रोच के बारे में उनका क्या कहना था कि द मटीरियलिस्टिक अप्रोच गिव्स यू कंफर्ट एंड वेल्थ बट इट टेक्स यू अवे फ्रॉम द स्पिरिट। जो मटीरियलिस्टिक लाइफ है, जैसे मेरे पास कार है तो मैं खुश हो गई, मेरे पास अच्छे पैसे है, मुझे लाइफ में कंफर्ट है, ठीक है, तो मैं खुश हूँ, तो वो क्या है? वो मटीरियलिस्टिक अप्रोच है। बट वो कहीं ना कहीं, अगर मैं मटीरियलिस्टिक अप्रोच को ही अगर मैं फॉलो करती हूँ, तो कहीं ना कहीं जो आध्यात्मिक अप्रोच है, एक तपस्वी अप्रोच है, एक स्पिरिचुअलिटी है, उससे मैं कहीं ना कहीं दूर होती जा रही हूँ। ठीक है, दिस अप्रोच बिलीव्स मैटर एज अ रियलिटी। वो मैटर को ही रियलिटी मानते हैं। ठीक है, तो ये तो एक अप्रोच हुआ मटीरियलिस्टिक अप्रोच। क्लियर? नाउ मूविंग अहेड, असेटिक अप्रोच, तपस्वी दृष्टिकोण या आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या होता है वो हम समझेंगे। ठीक है, द असेटिक अप्रोच रिफ्यूज मैटर एज अ रियलिटी, इट बिलीव स्पिरिट एज द रियलिटी ऑफ द लाइफ। वो मैटर को रिफ्यूज करता है और वो किसको मानता है? तो स्पिरिट को ही मानता है। ठीक है, अब 2 जो अप्रोच है, एक तो मटीरियलिस्टिक है और दूसरा है असेटिक, दोनों एक्सट्रीम है। ठीक है, मटीरियलिस्टिक सिर्फ मटीरियल को मानता है, जो असेटिक अप्रोच है वो सिर्फ स्पिरिट को मानता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब श्री अरविंदो घोष का इनके दोनों के बारे में क्या कहना था, तो वो हम यहाँ पे समझेंगे। श्री अरविंदो घोष बिलीव्स दैट दे बोथ आर नॉट ऑपोजिट टू ईच अदर बट दे कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। अब उनका क्या कहना था, अगर हम ब्रह्मा में, प्रभु में, भगवान में मानते हैं, तो ब्रह्मा ने यही 2 चीज़ें बनाई है। ठीक है, मैटर भी उनका बनाया हुआ है, स्पिरिट भी उनका ही बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप किसी चीज़ को निग्लेक्ट करके दूसरी चीज़ को पाने जाओगे तो ये गलत बात होगी। ठीक है, ये दोनों के ऑपोजिट नहीं है, दोनों को साथ में लेके चलना है। ऐसा नहीं कि इफ यू बिलीव इन मटीरियलिस्टिक लाइफ तो आपको स्पिरिचुअलिटी से दूर हो जाना है, नहीं, आपको मटीरियलिस्टिक और स्पिरिचुअलिटी दोनों को एक साथ लेके ही चलना है। तो अगर इफ यू बिलीव इन ओनली मटीरियलिस्टिक लाइफ दैट इज रॉन्ग, इफ यू बिलीव ओनली ऑन असेटिक लाइफ तो ये भी गलत है। तो ये जो 2 नगेशंस थे उनके बारे में उनका ये कहना था। नाउ मूविंग अहेड, मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू अरविंदो क्या होता है? द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ट्रू टीचिंग इज नथिंग कैन बी टॉट। ठीक है, कुछ भी आप सिखा नहीं सकते। दैट मीन्स कि जो भी है, ठीक है, वो बच्चे के अंदर है। एज ए टीचर आपको क्या करना है? आपको वो चीज़ें
ज़्यादा निखारनी है, वो चीज़ें आपको बाहर लेके आनी है, ठीक है। एज ए टीचर इट इज़ नॉट लाइक कि आप बच्चे को सब सिखा रहे हो, नहीं, वो सब चीज़ें बच्चों के अंदर है ही। एज ए टीचर यू आर जस्ट गाइडिंग देम, यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू देम। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो सारे कोड्स है वो आप याद रख सकते हो। अगर आप कोई थियोरी एग्जाम बीएड एमएड का दे रहे हो तो ये जो थॉट्स लिखोगे तो आपका एक थियोरी में जो आपका जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसमें इंप्रेशन अच्छा रहेगा, ठीक है। इसी से अगर कोई क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करे तो अच्छे नंबर आप स्कोर कर पाओगे, ठीक है। कोई भी एजुकेशनल फिलोसोफर है उसके 2 या 3 कोर्स आप याद रख लेना, तो वो आपका ओवरऑल जो आपकी आंसर की वैल्यू है वो बढ़ा देगा। क्लियर। अब आगे देखते हैं। एजुकेशन टू बी कंप्लीट मस्ट हैव 5 प्रिंसिपल्स एस्पेक्ट रिलेटिंग टू द 5 प्रिंसिपल एक्टिविटीज, ठीक है। अब 5 प्रिंसिपल एस्पेक्ट और 5 प्रिंसिपल एक्टिविटीज क्या है, किसके बारे में, तो उन्होंने वो भी स्पेसिफाई किया है। एक तो फिजिकल, देन वाइटल, ठीक है। अब मेंटल की बात की है, देन साइकिक की बात की है और स्पिरिचुअल की बात की है। ये जो चीज़ें हैं वो एजुकेशन को कंप्लीट करती हैं, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। अगर हम फिजिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की भी बात की है, ठीक है। उन्होंने किसी को भी नकारा नहीं है। जो हमने टू नेगेशन की बात की है वो कहीं ना कहीं उनके एजुकेशन में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्लियर हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड कंटिन्यूस टिल द एंड ऑफ द लाइफ, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हमने एजुकेशन में लेके आनी है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, स्टेप्स ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, जो ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की है। अब ये जो चीज़ें हैं आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है कि सुपरामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात किस एजुकेशनल फिलोसॉफी में किस फिलोसोफर ने कही है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। उन्होंने जो ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, उनकी जो लाइफ डिवाइन बुक नंबर 2 है उसका पार्ट 2, उसके चैप्टर नंबर 25, दिस इज जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। आपको वो चीज़ें याद नहीं रखनी, बट जो ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको याद रखने हैं। किसके बारे में कहा है, तो पहले तो उनके साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कहा है, क्लियर। देन स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि आध्यात्मिक परिवर्तन के बारे में कहा है। उसके बाद जो फाइनली जो होता है अपर लेवल का, दैट इज सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये तीनों ट्रांसफॉर्मेशन की उन्होंने बात की है। ओके, नाउ मूविंग अहेड। अब एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होंगे, तो अब एम्स ऑफ एजुकेशन की अगर बात करें तो अरबिंदो हैज मेंशन 7 स्टेप्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। उन्होंने 7 स्टेप्स दिखाए और सात जो स्टेप्स थे वो कहीं ना कहीं, जो पहला स्टेप है वो द्रव्य से रिलेटेड है, ठीक है। देन सेकंड इज रिलेटेड टू प्राणा, उसके बाद मनस है, उसके बाद आता है अति मनस, देन आनंद, देन चित्त और फाइनली वो आपको सत्य की तरफ लेके जाता है, ठीक है। द्रव्य से शुरू करता है और कहीं ना कहीं आपको वो सत्य की तरफ, वो पूरी जर्नी आपको वहाँ तक लेके जाती है, वो उन्होंने बात की है। श्री अरबिंदो हैज डिटरमाइंड द एम्स ऑफ एजुकेशन इन दिस ऑर्डर। उन्होंने एम्स ऑफ एजुकेशन पहला जो है वो दैट इज फिजिकल डेवलपमेंट की उन्होंने बात की। अब जो फिजिकल डेवलपमेंट की बात की है तो हमने कौन कौन से वो जो एरिया है उस पर काम करना है, तो वो होगा फिजिकल, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का और वोकेशनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं की, फिजिकल से स्टार्ट किया है। फिजिकल मतलब जो एक हमारा बॉडी के ऊपर ध्यान देना है। देन अगर हम समाज में रहते हैं, ठीक है, तो हमारा सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, तो सोशल डेवलपमेंट की भी बात की है सॉरी। और उसके आगे वोकेशनल डेवलपमेंट, अगर वोकेशनल होगा तो ही अर्निंग्स अच्छी होगी, ठीक है, और हमारी एक लाइफ एक सस्टेनेबल लाइफ रहेगी, ठीक है। तो फिजिकल डेवलपमेंट की बात की है। देन प्राणिक डेवलपमेंट, वो डेवलप करने के लिए मोरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट होना चाहिए। देन मनस डेवलपमेंट, ठीक है, उन्होंने मेंटल फैकल्टीज डेवलपमेंट की बात की है, राइट। अब अंतरात्मिक डेवलपमेंट में क्या होना चाहिए, तो माइंड, इंटेलेक्ट और सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है। अब कहाँ से, माइंड से शुरू होकर इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट से हमें सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुँचना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं तो फिजिकल से पूरी चीज़ें यहाँ तक आ गई है, क्लियर। तो उन्होंने हर कोई आयाम को उन्होंने टच किया है, राइट। और फाइनली जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो ट्रेनिंग ऑफ योगिक एक्टिविटीज़। अब योगिक एक्टिविटीज़ में सिर्फ फिजिकल की बात नहीं आएगी, वो एक मन की भी बात आएगी, ठीक है। वो कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन हमें
इमांसिपेशन की तरफ भी लेके जाएगा। तो ये सारी एजुकेशनल एम्स है जो उन्होंने मेंशन किए हैं, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, अब प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग क्या रहेंगे वो देख लेते हैं। द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ट्रू टीचिंग इज दैट नथिंग कैन बी टॉट, जो हमने आगे उनके थॉट में पढ़ा था, सेम वही चीज़ है। टीचर इज नॉट एन इंस्ट्रक्टर और टास्क मास्टर, ही इज अ हेल्पर एंड अ गाइड। वो सिर्फ एक हेल्पर है, ठीक है। बच्चों को आप हेल्प करते हो, आप बच्चों को गाइड करते हो, ठीक है। आप कोई इंस्ट्रक्टर नहीं हो, आप कोई टास्क मास्टर नहीं हो कि आप बच्चों को कोई टास्क असाइन करोगे और बच्चे वो करेंगे, नहीं, आपको ये नहीं करना है। यू आर जस्ट गिविंग देम डायरेक्शन, ठीक है। आप हेल्पर हो, आप एक गाइड हो, राइट ना। सेकेंड प्रिंसिपल इज दैट माइंड हैज टू बी कंसल्टेड इन इट्स ओन ग्रोथ। माइंड को, हमारे मन को अपने आप ग्रो होना है, ठीक है। द आइडिया ऑफ हैमरिंग द चाइल्ड इनटू द शेप डिजायर बाय द पेरेंट और टीचर इज बार्बरस एंड इग्नोरेंट, ठीक है। वो सारी चीजें वो बार्बरस और इग्नोरेंट है। जैसे कि अब पेरेंट की इच्छा होती है कि नहीं बच्चे को किसी फील्ड में जाना है, बट नहीं, पेरेंट बाय फोर्स उसको कोई अलग ही फील्ड में जाते हैं जहाँ बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो चीज़ें गलत होगी। अगर टीचर है वो उसको स्पेसिफिक डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है तो गलत है। उसका जो ग्रोथ होता है वो अपने आप होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया। नाउ थर्ड प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन इज टू वर्क फ्रॉम नियर टू फार, मीन्स हमें पास से लेके फ्यूचर की बात की है। पास्ट इज अवर फाउंडेशन, ठीक है। जो पास्ट है वो हमारा बेस होगा, हमारा फाउंडेशन होगा। प्रेजेंट है वो हमें वो मटेरियल प्रोवाइड करेगा। किसके लिए वो मटेरियल प्रोवाइड करेगा? वो हमारे फ्यूचर एम्स है उसको फुलफिल करने के लिए वो मटेरियल प्रोवाइड करेगा। क्लियर हो गया। जो पास्ट है वो हमारा बेस क्लियर करेगा, जो प्रेजेंट है जिसके ऊपर हम अभी जो काम कर रहे हैं वो हमें एक मटेरियल प्रोवाइड करेगा। वो कहीं ना कहीं हमारे एम्स के ऊपर हम प्रोग्रेस कर पाए, इसके लिए फ्यूचर की तरफ आगे जा पाए, इसके लिए वो मटेरियल प्रोवाइड करेगा। तो उन्होंने नियर टू फार मीन्स की पास्ट टू फ्यूचर की बात कही है। क्लियर। अब करिकुलम की बात करें तो करिकुलम में उन्होंने एकेडमिक सब्जेक्ट्स की बात की है, ठीक है। देन फिजिकल और हेल्थ एजुकेशन की बात की है। आगे देखें तो वोकेशनल ट्रेनिंग की भी बात की है, राइट। एजुकेशनल फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की बात की है, ठीक है। ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों का कॉम्बिनेशन की बात की है। मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअलिटी की बात की है, ठीक है। वो भी हमने आगे बात समझी, ठीक है। एंड साइकिक एंड स्पिरिचुअल स्टडीज की बात की है। क्लियर होगा यहाँ पे। अब डिटेल में करिकुलम हम देखेंगे। अब करिकुलम उन्होंने जो करिकुलम को है उन्होंने 4 स्टेज में डिवाइड किया। एक तो प्राइमरी स्टेज में, देन सेकेंडरी में, ठीक है। सेकेंडरी में वोकेशनल भी उन्होंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, और फाइनली जो यूनिवर्सिटी लेवल का करिकुलम क्या होना चाहिए वो भी उन्होंने अच्छे से स्पेसिफाई किया है। अब जब प्राइमरी स्टेज के करिकुलम की बात करें तो उन्होंने क्या किया, कौन कौन सी चीज़ों की बात की, कौन कौन से सब्जेक्ट की स्पेसिफिकली बात की है। तो मदर टंग इंग्लिश होनी चाहिए, फ्रेंच होनी चाहिए, लिटरेचर, नेशनल हिस्ट्री, आर्ट, पेंटिंग, जनरल साइंस, सोशल साइंस एंड एरिथमेटिक की प्राइमरी स्टेज पे, ठीक है। प्राइमरी स्टेज पे ये बात की है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में क्या क्या आएगा देखिए, मदर टंग तो आएगी, देन इंग्लिश आएगा, फ्रेंच, लिटरेचर, एरिथमेटिक, आर्ट। अब यहाँ पे देखिए जनरल साइंस था वो अब सेकेंडरी स्टेज में क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी वो हो जाएगा, ठीक है। देन फिजियोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन एंड सोशल स्टडीज़ की सेकेंडरी स्टेज पे बात की है। अब यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या होगा करिकुलम, तो उन्होंने वहाँ भी स्पेसिफाई किया है कि इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसॉफी दोनों को समझना है। आपको इंडियन फिलोसॉफी भी समझानी है बच्चों को और वेस्टर्न फिलोसॉफी भी समझानी है। देन हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन है, इंग्लिश लिटरेचर की बात की है, फ्रेंच है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी, वो सभी सब्जेक्ट को इंक्लूड करना है। फाइनली जो वोकेशनल लेवल का करिकुलम है वहाँ पे उन्होंने आर्ट है, पेंटिंग है, जो आपको वोकेशनल एक लिबर्टी दे सके, आप व्यावसायिक तौर से आप सक्षम हो सके, वो सारी चीज़ों को वहाँ पे इंक्लूड किया गया है, जिसमें आर्ट, पेंटिंग, फोटोग्राफी, ठीक है, स्कल्पचरल एक्टिविटी है, ड्राइंग है, कॉटेज इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, नर्सिंग है, वो सारी चीज़ों को इन्होंने वहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग में इंक्लूड किया है, राइट। नाउ मूविंग अहेड, अब मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या रही है, तो वो स्पेसिफिकली उन्होंने जो मेंशन किया है दैट वाज एजुकेशन थ्रू मदर टंग। मदर टंग से ही बच्चों को सिखाना है,
एजुकेशन थ्रू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से लर्निंग होनी चाहिए, बच्चे जो चीज़ें सीखे वो बच्चे एक्सपीरियंस करके सीखे, ठीक है। देन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चाइल्ड्स इंटरेस्ट, बच्चों को इंटरेस्ट हो उस हिसाब से ही बच्चों को सिखाना है। देन इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स इन क्लास एंड फ्री एनवायरनमेंट फॉर नेचुरल ग्रोथ ऑफ चाइल्ड। तो ये सारी मेथड्स ऑफ टीचिंग उन्होंने सजेस्ट की है। नेक्स्ट देखते हैं स्कूल किस टाइप का होना चाहिए। तो उन्होंने स्पेसिफिकली जो स्कूल के बारे में चीज़ें कही हैं, द स्कूल शुड हैव फैसिलिटीज फॉर बोथ द टाइप ऑफ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ठीक है। अब अगर हम उनकी फिलोसॉफी आगे जो उनकी एम्स है, जो नेगेशंस के बारे में उन्होंने कहा है, वो सारी चीज़ें अगर आप इजीली डाइजेस्ट कर पाए, अगर आप समझ पाए हो, तो उनके आगे जो फिलोसॉफी हो आप इजीली समझ पाओगे, ठीक है। उन्होंने यहाँ भी स्कूल की बात करें, अगर करिकुलम की बात करें, मेथड्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो जो एम्स है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। फिजिकल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की उन्होंने बात की है। देयर शुड बी नो बाइंडिंग ऑन द स्टूडेंट दे शुड बी फ्री टू सिलेक्ट सब्जेक्ट, गेम्स एंड एक्सरसाइज, ठीक है। एक फ्री एनवायरनमेंट की उन्होंने बात की है। दे शुड बी अलाउड टू डू देयर वर्क एट देयर ओन रेट, ही कॉल्ड इट फ्री सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ओके अब आगे देखते हैं। अब फिजिकल एजुकेशन और डिसिप्लिन और लिबर्टी के बारे में उनका क्या कहना है वो हम आज देखेंगे। फिजिकल पार्ट ऑफ बॉडी लीड्स टू टोटल परफेक्शन ऑफ बीइंग, ठीक है। फिजिकल जो चीज़ है, फिजिकल पार्ट है, जो हमारा बॉडी का फिजिकल पार्ट है, उसको कभी भी हमें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज वही हमें टोटल परफेक्शन की तरफ ले जाता है, ठीक है। वी आर यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट विच वी हैव टू यूज, सो वी कैन नॉट लेफ्ट इट असाइड। ये जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा फिजिकल, हमारा जो बॉडी है, उसी के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें लाइफ में कर पाएंगे, तो उसको हम साइड में नहीं रख पाएंगे। अगर वो ठीक ठाक होगा, अगर हमारा शरीर, हमारी बॉडी अगर ठीक होगी, तो ही हम आगे के जो एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं लाइफ में कवर कर पाएंगे। अगर हम बीमार होंगे, अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं होगी और फिर आप कुछ भी कहो तो कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं लगेगी। तो उन्होंने पहली बात फिजिकल एजुकेशन की है, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होगा? फिजिकल से स्टार्ट होता है, फिर आगे हमने देखा था कि वो स्पिरिचुअल तक पहुँचता है, ठीक है। बट फिजिकल एजुकेशन को हमें कभी भी निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अब डिसिप्लिन और लिबर्टी के बारे में उनका क्या कहना था? आई वुड नॉट लाइक एनी हार्ड थिंग्स टू बी ब्रॉट इनटू चाइल्ड्स एक्सपीरियंस, ठीक है। बच्चों के एक्सपीरियंस में कोई ये कठिन चीज़ें हमें नहीं लानी चाहिए। द टास्क ऑफ अ टीचर इज टू हेल्प द चाइल्ड टू फील द टच ऑफ डिविनिटी एंड फाइंड द समथिंग टू डेवलप एंड यूज इट, ठीक है। उनको डिविनिटी, एक आध्यात्मिकता, एक दिव्यता का उनको एक टच फील हो, वो उस टाइप का एक्सपीरियंस टीचर को देना है और उन्हें स्पिरिचुअलिटी, डिविनिटी की पास में लेके जाना है बच्चों को। ये काम एक टीचर का रहेगा, ओके। अब इंटीग्रल एजुकेशन जो आपको पूछा जाता है उसके बारे में हम समझ लेते हैं, बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट है आपको स्पेसिफिकली इन डिटेल पूछा जाता है, ठीक है। अरबिंदो कंसिडर वेरियस डायमेंशन ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन, दैट इज ह्यूमन बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट कंबाइंड टुगेदर फॉर्म मैग्निफिसेंट मशीन, ठीक है। अगर इंटीग्रल एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने ह्यूमन बॉडी की बात की है, माइंड की बात की है और इंटेलेक्ट की बात की है, ठीक है। We call it machine for want of better word, but it's superior to any others equipment built by man, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ आपको पानी है, ठीक है, तो एक जो मशीन है उसके लिए लगता है वो ह्यूमन बॉडी है, वो सभी चीज़ों से सुपीरियर है, ठीक है। ये उनका कहना था। एजुकेशन मस्ट इंटीग्रेट दिस एलिमेंट टू सर्व द रियल पर्पस, ठीक है। और उन्होंने क्या क्या बेस कहा है इंटीग्रल एजुकेशन के? तो एक तो है होलनेस ऑफ इंडिविजुअलिटी और वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी। अब इंडिविजुअल चीज़ है, उसकी एक होलनेस, अगर इंडिविजुअल है तो आप एक आप होल को कंसीडर करो, ठीक है। और ह्यूमैनिटी वो कहीं सेपरेट नहीं है, ह्यूमैनिटी को आप एक वननेस की तरह आपको देखना है, वो बात उन्होंने इंटीग्रल एजुकेशन में कही है। नाउ मूविंग अहेड, होलनेस ऑफ इंडिविजुअलिटी में उन्होंने क्या कहा है? हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। हार्मोनियस डेवलपमेंट में किस किस चीज़ों की बात कही है? तो ह्यूमन पर्सनालिटी, ठीक है। अब कॉग्निटिव नॉलेज की बात कही है, ठीक है। अब कॉग्निटिव में क्या कहा है? स्किल्स डेवलपमेंट होनी चाहिए, ठीक है। और अफेक्टिव में, अफेक्टिव डोमेन्स की अगर बात करें तो वहाँ पे उनके एटीट्यूड और वैल्यू डेवलप होनी चाहिए,
क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमें हार्मोनियस डेवलपमेंट, सामंजस्यपूर्ण डेवलपमेंट करना है इंटीग्रल एजुकेशन में, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटीग्रल एजुकेशन की बात कही है, और उसके साथ वो चीज़ें प्राप्त करने के साथ साथ हमें कहीं ना कहीं हमारे स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस की तरफ आगे बढ़ना है। क्लियर हो गया। नाउ थर्ड इज डिफरेंट डायमेंशन ऑफ सेल्फ बट सेल्फ इज वन। हमारे जो डायमेंशंस हैं वो अलग है, बट वो सारे अलग अलग डायमेंशन अगर हम कंबाइन कर लेंगे तो एक वननेस की तरफ हमें लेके जाते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से अलग अलग डायमेंशन की उन्होंने बात की है। मैन डिस्टिंक्शन इन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ हिज बीइंग, दैट इज मेंटल, ठीक है, मेंटल एस्पेक्ट की बात की है, इंटेलेक्चुअल की बात की है, एथिकल की बात की है, प्रैक्टिकल, एस्थेटिक, फिजिकल, वो सारे एस्पेक्ट की बात की है। वो जो सारे एस्पेक्ट मिलकर हमें हमारा सेल्फ बनाते हैं, ठीक है ना। अगर फोर्थ पॉइंट पे जाए, द इनएडिक्वेसी ऑफ एकेडमिक परफेक्शन अलोन, अगर हम इन एजुकेशन एकेडमिक परफॉर्मेंस में परफेक्शन मीन्स कि अगर हम एकेडमिक परफेक्शन के ऊपर ही भार दे, अगर हम शैक्षणिक पूर्णता की, मतलब कि हम जो एक क्या कहते हैं कि अगर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की ही बात करें तो वो एक क्या करें, एक अपर्याप्तता होगी, ठीक है। वो कभी कंप्लीट चीज़ नहीं होगी। अगर आप, जैसे हमने आगे ही बात की है कि अगर आपको कंप्लीट एजुकेशन की बात करनी है तो आपको कॉग्निटिव की भी बात करनी होगी, ठीक है, आपको कॉग्निटिव भी बात करनी होगी, और कहीं ना कहीं आपको अफेक्टिव डोमेन की भी बात करनी होगी, ठीक है। सिर्फ हम मार्क्स के पीछे भागे, सिर्फ हम नंबर्स के पीछे भागे और अच्छे नंबर्स आ गए बट आपके और सारे डेवलपमेंट नहीं हुए, तो वो कहीं ना कहीं आपका एजुकेशन है वो इनएडुकेट हुआ, इनकम्प्लीट हुआ है। क्लियर हो गया। नाउ मूविंग अहेड, वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी की उन्होंने बात की है। अरविंदो सेड, इंस्टेड ऑफ सीइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट, वी शुड सिंथेसाइज स्पिरिट एंड मैटर, ठीक है। हम ईस्ट और वेस्ट को अलग माने, इसकी जगह हमें जो ईस्ट का और वेस्ट का जो स्पिरिट है और मैटर है, दोनों को हमें कंबाइन करना है। जैसे हमने आगे बात की कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दोनों को साथ में लेके ही चलना है। उन्होंने वेदांता और साइंस की बात की कि वो दोनों चीज़ें अलग नहीं है, दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, दोनों को साथ लेके ही हमें चलना है, तो वो होगी एक वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। मल्टीपल सेल्फ ऑफ कॉन्शियसनेस, श्री अरबिंदो कंसिडर ऑल द फॉर्म्स इन द यूनिवर्स एज मल्टीपल सेल्फ ऑफ वन कॉन्शियसनेस एंड द योगा एज द मीन्स थ्रू विच वन में कम इनटू कांटेक्ट विद ट्रू सेल्फ, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है कि हमारे जो यूनिवर्स में मल्टीपल सेल्स है उसको प्राप्त करने के लिए योगा जो है, योगा की जो योगिक एक्टिविटी है वो आपको कहीं ना कहीं आपकी ट्रू सेल्फ है, आपकी जो अंदर की अंतर आत्मा है, आपकी सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। अब योगा में हमें सिर्फ फिजिकल पार्ट, योगा में हमें भी पता है कि सिर्फ फिजिकल पार्ट नहीं आता, जो मेंटल एस्पेक्ट है वो भी आते हैं, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, हमें ट्रू सेल्फ को प्राप्त करने के लिए योगा होगा, वो कहीं ना कहीं हमें हेल्पफुल होगा। बोथ इनर एंड आउटर रियलाइजेशन की भी उन्होंने बात की। अरविंदो सेज दैट वी मस्ट एम नॉट ओनली द इनर रियलाइजेशन बट ऑल्सो एट आउटर रियलाइजेशन। क्लियर। दिस इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ किंगडम ऑफ गॉड नॉट ओनली विद इन द हार्ट बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, ठीक है। अब भगवान ने ही, जैसे हमने आगे टू नेगेशन में बात की कि जो ब्रह्मा है उन्होंने दोनों चीज़ें बनाए, इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड, तो हमें किसी को भी निग्लेक्ट नहीं करना है, दोनों को साथ लेके ही चलना है, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। ना मूविंग अहेड, अब 5 स्टेजेस है इंटीग्रल एजुकेशन के, वो कौन कौन से वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट है फिजिकल एजुकेशन की बात उन्होंने कही है, उसमें क्या क्या आएगा, तो फिजिकल डिसिप्लिन आएगा एंड फ्रीडम फ्रॉम डिजीज आएगा, ठीक है। अब जो फिजिकल एजुकेशन की बात की है, ठीक है, उन्होंने आगे भी बताया था कि जो हमारा बॉडी है वो कहीं ना कहीं हमें हर कोई एस्पेक्ट, लाइफ के हर कोई एस्पेक्ट को प्राप्त करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अगर वो फिट होगा, वो ठीक होगा, तो ही हम सभी चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, सभी चीज़ों को अच्छे से पा सकेंगे, ठीक है। तो हमारा जो बॉडी है वो फ्री फ्रॉम डिजीजेस होना चाहिए, ठीक है, रोग मुक्त शरीर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वाइटल स्टेज ऑफ एजुकेशन की बात की, वहाँ पे उन्होंने डेवलपमेंट यूटिलाइजेशन ऑफ सेंसेस, 5 सेंसेस होते हैं,
सभी सेंसेस का यूटिलाइज करना है, वो बात कही है। बिकमिंग कॉन्शियस एंड ग्रेजुअली कंट्रोलिंग देम, ठीक है। अब हमारी जो 5 सेंसेस है उसके बारे में हमें कॉन्शियस होना है। योगा में यही सारी चीज़ें सिखाई जाती है और धीरे धीरे उन सारी चीज़ों को हमारा उसके ऊपर कंट्रोल हमें ले लेना है, ठीक है। फिजिकल स्टेज साइकिक स्टेज ऑफ एजुकेशन में उन्होंने क्या कहा है, साइकिक मीन्स सेंसिटिवनेस रिगार्डिंग नॉन मटीरियल एलिमेंट्स, ठीक है। जो हमारे अभौतिक तत्व है हमारे आसपास हमारे इर्द गिर्द, उनके ऊपर हमें एक कंट्रोल लाना है, उनके ऊपर एक सेंसिटिवनेस, हमें संवेदनशीलता दर्शानी है। साइकिक एजुकेशन इम्प्लाइज एजुकेशन विच इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ नॉन मटीरियल वैल्यूज, ठीक है। नॉन मटीरियल वैल्यूज के बारे में हमें बात करते हैं। नाउ मूविंग अहेड, मेंटल स्टेज ऑफ एजुकेशन क्या रहेगा, डेवलपमेंट ऑफ पावर ऑफ अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। अब मेंटल स्टेज में क्या आएगा, उन्होंने अटेंशन और कंसंट्रेशन की बात की है, राइट। कैपेसिटी ऑफ एक्सटेंडिंग एंड एनरिच द मेंटल होराइजन, हमें हमारी जो मेंटल जो होराइजन है उसे एक्सटेंड करना है और उसे एनरिच करना है, ठीक है, उन्हें और सक्षम बनाना है, राइट। डेवलपमेंट ऑफ द पावर ऑफ गेट इंस्पिरेशन, हमें जो हमारी जो आसपास की वर्ल्ड है वहाँ से हमें इंस्पिरेशन लेनी है, ठीक है। और हमें जो फिजिकल टू एक स्पिरिचुअल जर्नी है वो कहीं ना कहीं उसी में प्राप्त करनी है। क्लियर हो गया। देन स्पिरिचुअल स्टेज ऑफ एजुकेशन, फाइनल जो स्टेज होता है, ठीक है, ग्रेजुअली हम जो फिजिकल स्टेज है वहाँ से हम स्पिरिचुअल की तरफ जाते हैं। तो स्पिरिचुअल स्टेज ऑफ एजुकेशन उसमें क्या आएगा, दिस इज द हाईएस्ट एंड ऑल्सो कॉल्ड सुपर मेंटल एजुकेशन, ठीक है। ये जो हाईएस्ट स्टेज है, ठीक है। अब वो जो 4 स्टेज है उसके 4 स्टेज, वो 4 जो स्टेज है, वो 4 जो स्टेप्स है, वो एक एक करके हम प्राप्त करते जाएंगे, तभी हम स्पिरिचुअल की ओर जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो श्री अरविंदो घोष की जो फिलोसॉफी है, उन्होंने कोई भी चीज़ को निग्लेक्ट नहीं किया, ठीक है। उन्होंने छोटी से छोटी चीज़ जो फिजिकल जो बात है वहाँ से उन्होंने स्टार्ट की और फाइनली हमें कहाँ तक लेके गए, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके गए। क्लियर हो गया। दिस स्टेज इज रीच्ड आफ्टर वन डेवलपमेंट दैट इज फिजिकल, वाइटल, मेंटल और साइकिक, ठीक है। ये 4 जो एलिमेंट है वो आप प्राप्त कर लोगे तो फाइनली आप स्पिरिचुअल स्टेज की तरफ वो जर्नी में आप आगे बढ़ोगे। क्लियर। अब डिसिप्लिन किस टाइप का होना चाहिए, अनुशासन किस टाइप का होना चाहिए वो देखते हैं। द टीचर शुड नॉट बी आर्बिटरी, ठीक है। वो स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए कि मतलब वो उसकी जो इच्छा है वो कभी वो अपने स्टूडेंट के ऊपर नहीं ला देगा, बच्चों के ऊपर एक अंकुश नहीं लगाएगा कि आपको यही चीज़ें करनी है, आपको इसी तरह से बातें करनी, इसी तरह से सीखना है। नहीं, बच्चों को एक फ्री एनवायरनमेंट देना चाहिए, फ्री डिसिप्लिन में वो मानते थे, ठीक है। टीचर कभी भी इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए, इल टेम्पर्ड भी नहीं होना चाहिए कि हर कोई छोटी छोटी बातों में बच्चों के ऊपर गुस्सा करोगे, बच्चों के ऊपर आप इरिटेट हो जाओगे तो वो कहीं गलत बात हो जाएगी। इफ़ एजुकेशन इज नॉट ब्रिंग आउट टू फुल एडवांटेज ऑल that is in individual child, we should first generate a sage custody all that is in individual. The divinity in man is not be insulted, ठीक है। बच्चे के अंदर जो है, बच्चे के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें वो आपको बाहर लेके आनी है, ठीक है। वो जो डिविनिटी भी है, वो स्पिरिचुअलिटी भी वो बच्चे के अंदर है, सिर्फ आपको वो चीज़ें आपको बच्चे के अंदर से बाहर लेके आनी है, वही चीज़ आपको करनी है। और वो एक बच्चों को एक फ्री एनवायरनमेंट दोगे तो वो सारी चीज़ें हम जिस हिसाब से हम चाहते हैं उस हिसाब से हो जाएंगी, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो एक फिजिकल से स्पिरिचुअल एक जर्नी की तरफ लेके जाती है वो चीज़ें हम एजुकेशन में ला पाएंगे। अब रोल ऑफ टीचर क्या रहेगा, हालांकि ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की तो वो सब आ ही जाता है, बट इंटीग्रल एजुकेशन में एक जो पूरी एक थियोरी आपको पूछी जाती है तो उसमें भी रोल ऑफ टीचर क्या रहेगा वो हम देख लेते हैं। द टीचर इज नॉट एन इंस्ट्रक्टर और अ टास्क मास्टर, ठीक है। ही इज हेल्पर एंड अ गाइड, वो एक हेल्पर है, गाइड है, ठीक है। हिज बिजनेस इज टू सजेस्ट, आपको सिर्फ एक सजेस्ट करना है, आपको एक सुझाव देना है, ठीक है। They will seek to awaken much more than
टू इंस्ट्रक्ट। आपको सिर्फ बच्चों के अंदर जो चीज़ें उसको अवेक करना है, ठीक है, उसको एक बाहर लेके आने का एक प्रयास करना है। आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देनी, आपको कोई टास्क सजेस्ट नहीं करने हैं, ठीक है। यही आपकी टीचर, एज ए टीचर आपकी ड्यूटी रहेगी, यही आपका एज ए टीचर आपका रोल रहेगा, ठीक है। द टीचर विल प्रोवाइड अ मेथड एज एन एड, ठीक है। मेथड जो आप बच्चों को सिखा रहे हो, जिस मेथड से सिखा रहे हो, वो एक एड रहेगा, एज ए यूटिलाइजेबल डिवाइस, नॉट अ फिक्स रूट। वो एक फिक्स रूट है, ऐसा नहीं समझना कि उसी के थ्रू ही हम बच्चों को एजुकेट कर पाएंगे, नहीं। अगर ये चीज़ बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं है तो यू कैन मॉडिफाई द थिंग, ठीक है। हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या होना चाहिए कि बच्चों को चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अगर कोई मेथड है तो वो सिर्फ एक एड है, एक सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है, ठीक है। अगर वो चीज़ काम नहीं कर रही है तो वो कोई फिक्स रूट नहीं कि उसी जगह से आप वहीं से जाओगे तो ही बच्चों को आएगा, नहीं। आपको कोई अलग चीज़ ट्राई करनी रहेगी। ही विल बी गार्ड अगेंस्ट ऑल, he would be guard against any turning of the means into limitations against the machinizing of the process, ठीक है। his task is to awaken the divine light and set working for divine force। वो डिविनिटी की अगेन बात आ गई, ठीक है। जो आप फिजिकल एस्पेक्ट से आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाना है तो कहीं ना कहीं आपको डिवाइन लाइट है, डिवाइन फोर्स है, वो कहीं ना कहीं आपको जागृत करने के लिए सतत आपको वो प्रयास करने चाहिए एज बीइंग ए टीचर। आगे देखते हैं रिलीजियस एजुकेशन और नेशनल एजुकेशन के बारे में श्री अरबिंदो का क्या कहना था। अरबिंदो वांटेड टू बेस एजुकेशन इज ऑन रिलीजन, ठीक है। ऑल रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड टीच मैन टू लिव फॉर हिमसेल्फ, फॉर अदर्स एंड फॉर गॉड। सो रिलीजन शुड बी बेस्ड ऑफ एनी एजुकेशन, ठीक है। वो ऐसा नहीं चाहते थे कि आप मुस्लिम है तो उनका एजुकेशन दो, क्रिश्चियनिटी का एजुकेशन दो, अब हिंदुइज्म को एजुकेशन आप वो सारी चीज़ें बच्चों को पढ़ाओ। बट उनका मेन मोटो क्या था कि बाय द मीन ऑफ रिलीजियस एजुकेशन आपको क्या सिखाना है, लिव फॉर हिमसेल्फ, फॉर अदर्स एंड फॉर गॉड। वो सारी चीज़ें एक रिलीजियस एस्पेक्ट्स की तरह से आपको बच्चों को सिखानी है। क्लियर हो गया। देन राष्ट्रीय शिक्षा, नेशनल एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा वह है जो राष्ट्र के सभी लोगों को राष्ट्रीय पद्धति से प्रदान की जाती है। मतलब अगर अलग अलग स्टेट हो तो उसका थोड़ा बहुत अलग अलग करिकुलम, अलग सिलेबस होगा, बट जो एक राष्ट्र की जो नेशनलिटी की बात है तो सब जगह सब बच्चों को एक सेम एक फॉर्मेट में दी जानी चाहिए। उन्होंने इस आधार पर एक विस्तृत राष्ट्रीय शिक्षा योजना भी तैयार की है, ठीक है। तो उनके आप देख सकते हैं कि एक फिजिकल से लेकर स्पिरिचुअल, ठीक है, रिलीजियस की बात की, इंटीग्रल की बात की, नेशनल एजुकेशन की, मतलब जितने भी आयाम एजुकेशन में आते हैं वो सारी चीज़ों को उन्होंने कवर किया है अपने एजुकेशनल फिलोसॉफी में। नाउ मूविंग अहेड, ऑरोविले आश्रम, ठीक है। अब अगर हम बात करें अरबिंदो की तो उनका जन्म तो कोलकाता में हुआ था, बट ये जो आश्रम उन्होंने अपनी कर्म भूमि वो पुडुचेरी में बनाई। अब जब मैंने वो आपको एक इंसिडेंस की बात बताई थी कि जब उनको जेल में डाला गया था तब क्या हुआ था कि वो जो केस में वो तो बाइज्जत बरी हो गए, बट फिर भी अंग्रेज जो थे उनके पीछे पड़े हुए थे। तो वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं जो उनकी टेरिटरी, अंग्रेजों की जो टेरिटरी, उससे वो बाहर निकलना चाहते थे कि वहाँ जो उनको एक फ्रीडम रहे। तो वो फ्रेंच टेरिटरी में आए और वो कहाँ पे थी, वो पुडुचेरी में थी। इसीलिए उन्होंने अपनी कर्म भूमि जो है वो पुडुचेरी, पौंडीचेरी या पुडुचेरी, अभी इसको पुडुचेरी कहा जाता है, तो उसको बना लिया, ठीक है। आश्रम उन्होंने कब एस्टैब्लिश किया था, तो 24 नवंबर 1926 में एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। श्री अरबिंदो आश्रम के नाम से ही जाना जाता था। फिर उसके बाद ओरोविलो आश्रम जो 28 फरवरी 1968 को उन्होंने वहाँ पे वो एक रीनेम हुआ, ऑरोविलो आश्रम की तरह से जाना जाने लगा, ठीक है। ऑरोविलो द सिटी ऑफ डाउन नियर पुडुचेरी वॉज इनोग्रेटेड ऑन 28 February 1968 with representatives from 121 nations pouring soil from their respective lands. Okay. It intended to give practical expression to Sri Aurobindo's vision of modern and self-supporting community with scientific development and spiritual awareness, ठीक है। उनका जो बेस था, ठीक है, वो जो सारी चीज़ें जो उनकी जो फिलोसॉफी थी अरबिंदो की, वो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। वहाँ साइंटिफिक डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल अवेयरनेस की बात
वो वहाँ पे रहती है, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, उनके जो मेजर पब्लिकेशंस है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो सारे पब्लिकेशंस है आपको याद करने हैं, दैट इज लाइफ डिवाइन है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने सावित्री लेजेंड एंड सिंबल वो भी उन्होंने लिखा है, द मदर है, देन इंटीग्रल योगा है, टीचिंग एंड मेथड्स ऑफ प्रैक्टिस, राइट। सीक्रेट ऑफ वेदा है, द सिंथेसिस ऑफ योगा, भगवद गीता एंड इट्स मैसेजेस, ठीक है। ऐसे ऑन द गीता, हिडन फोर्सेस ऑफ लाइफ। उसके आगे अरविंदो लॉन्च 2 वीकलीज, दैट इज कर्मयोगी, ये आपको यूजीसी नेट एजुकेशन में पूछा गया है, आई थिंक 2018 या 19 के क्वेश्चन पेपर में था ये, इन इंग्लिश एंड धर्म इन बंगाली, ठीक है। ये जो पब्लिकेशन है वो उसके सारे नाम आपको याद करने हैं फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इफ यू फाइंड दिस क्लास इन्फॉर्मेटिव, डू कंसिडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आगे मिलेंगे एक नए एजुकेशन फिलोसॉफी के साथ।